नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनी में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी का नाम सुभागी। यह कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। यह कहानी भारत की आज़ादी से पहले लिखी गई है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। अगर किसी को बेमौसम कि बहुत सी चीजें देखना हो तो वह कुछ दिन आकर जबलपुर में रहे और फिर बेमौसम की बहार देखे। बेमौसम का पानी तो जबलपुर में बहुत ही ज्यादा बरसता है। माघ महीने की एक रात की बात है। सर्दी बहुत जोर की थी और साथ ही साथ खूब तेज हवा जो तीर की तरह हृदय को भेदती हुई जान पड़ती थी। बादल तो इधर कई दिनों से थे, किंतु आज शाम को तेज तूफानी हवा के साथ जो पानी बरसा था वह बरसात के दिनों की याद दिला रहा था। इस समय पानी तो बंद था, परंतु बिजली का कड़कना, बादलों का गरजना और हवा का तूफान तेजी पर था, जैसे शाम को था। इस समय वही मौसम था जिसमें मैं बहुत घबराती हूँ। ऐसी आंधी, पानी और तूफान से मुझे बहुत डर लगता है। कोई विश्वास नहीं करेगा, पर मैं सच कहती हूँ। जब ऐसा अंधड़ उठता है और मेरे बच्चे घर से बाहर रहते हैं, तब मेरे मन में यही आशंका बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस आंधी में मेरा कोई बच्चा उड़ जाए। ऐसा हो तो नहीं सकता, यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ, परंतु फिर भी मैं घबराती हूँ। कोई काम नहीं कर सकती, कुछ लिख पढ़ नहीं सकती, यहाँ तक कि एक जगह बैठी भी नहीं रह सकती। एक अजीब तरह की बेचैनी बनी रहती है और जब तक बच्चे लौट कर नहीं आते तब तक मैं शांत भी नहीं हो पाती। हाँ, तो मैं माघ महीने की एक तूफानी रात की बात कर रही थी। शाम से ही आंधी पानी का जोर था। मेरी आंखों की नींद और बच्चों की याद, दोनों में ही होड़ तो रोज ही लगा करती थी। और प्रायः यही होता भी था कि नींद के सामने बच्चों की याद ही विजयी हुआ करती थी। ऐसे मौसम में तो मुझे वैसे ही नींद कम आती है, फिर जब बच्चों की याद आ रही हो तो नींद भला कैसे आ सकती है। जब बादल बहुत जोर से गरजते और बिजली कड़कती है तो मेरी आंखों के सामने महीनों पहले का एक दृश्य आ जाता है। बरामदे में एक तरफ मेरा पलंग और उसी से सटी हुई मेरी नन्हे की खाट थी, जहाँ बादल गरजे, बिजली चमकी और मेरे नन्हे ने मुझे पुकारा, अम्मा, बादल तो बहुत जोर से गरज रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। माँ, तू अपना हाथ मेरी खाट पर रख दे तो मैं सो जाऊं। मेरा नन्हा आज इस समय भी वहीं कहीं सोया होगा। बादलों की तड़प से उसकी नींद आज भी खुल गई होगी। वह डर भी रहा होगा। उसे रात में शायद याद नहीं रहा हो और उसने माँ कहकर पुकारा जरूर होगा, परंतु एक ही शहर में रहकर उसमें और उसकी माँ में कितना अधिक अंतर है। मेरे हृदय में प्रबल वेग के साथ एक तूफान सा उठा। मैं फिर बैठ न सकी, उठकर टहलने लगी। इसी समय मुझे बरामदे में किसी मनुष्य की छाया सी दिखी। मैं कुछ घबराई और डरी, फिर तुरंत ही ध्यान में आया कि यह तो जेल है, यहाँ चोर कहाँ से आ सकता है। सिख चौक के पास जाकर मैंने पूछा, बाहर कौन है? तभी बाहर से आवाज आती है, मैं हूँ बहन जी। मैंने देखा बाहर बरामदे की जाली से सटी हुई सुभागी खड़ी है। मैं उसके बहुत पास तक चली गई और मुझे ऐसा जान पड़ा कि सुभागी रो रही है। मैंने कहा, सुभागी, इतनी रात को तुम सर्दी में क्यों अकेली खड़ी हो? कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ क्या होगी बहन जी, सुभागी ने कहा। उसका स्वर कांप रहा था। ऐसा लगता था
कि अपने अंतर से उठते हुए किसी प्रबल आवेग को वह दबा रही है। नींद नहीं आती, आप भी तो नहीं सो रही हैं, यही मैं देख रही थी। सुभागी ने अपने वाक्य को पूरा किया। मैंने कहा, मेरे ना सोने का कारण है सुभागी। मैं छोटे बच्चों को छोड़ कर आई हूँ। उनके पिता भी जेल में हैं और मैं भी हूँ। मुझे उनकी याद में रात रात भर नींद नहीं आती। पर तुम क्यों नहीं सोई सुभागी? मेरा भी एक बच्चा है बहन जी, सुभागी ने कहा और एक गहरी सांस के साथ चुप हो गई। मैंने कहा, तुम्हारा भी बच्चा है, पर कोई ना कोई तो होगा ही ना उसे देखने वाला। मेरे बच्चे तो अकेले हैं, इसलिए मुझे इतनी फिक्र होती है। उसे देखने वाला भगवान को छोड़कर और कोई नहीं है बहन जी। कोई होता ही तो इतनी बेचैनी ही क्यों रहती? सुभागी ने कहा और उसकी आंखें सजल हो उठी। मैंने पूछा, उसके पिता कहाँ हैं? जेल में, सुभागी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और चुप हो गई। मुझे सुभागी पर कुछ क्रोध सा आ चला था। सोच रही थी कि जब उसका पति जेल में था तो आखिर यह क्यों अपने बच्चे को बिल्कुल अकेला छोड़कर चली आई। बच्चे के प्रति भी तो इसका कुछ कर्तव्य है। माना कि यह इस परवाह में बह गई, पर तब क्या बच्चे को बिल्कुल भूल गई थी क्या? और अब रात खड़े खड़े बिताया करती है। मैं रूखे स्वर में पूछ बैठी, जब तुम्हारा पति जेल में था और तुम्हारे बच्चे को देखने वाला जब कोई नहीं था, तो तुम्हें जेल में आने की क्या पड़ी थी? तुम्हारे एक के आने से क्या फर्क पड़ जाता? मैं अपने मन से नहीं आई हूँ, मुझे जबरन पकड़ के लाया गया है यहाँ, सुभागी ने बतलाया। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखकर और पूछा, क्या तुम बहुत दिनों से कांग्रेस में काम कर रही हो? सुभागी बोली, नहीं बहन जी, मैंने कभी कांग्रेस का काम नहीं किया। मैं इन बातों को समझती भी नहीं हूँ। मेरा आश्चर्य अब बढ़ चला। मैंने पूछा, फिर तुम्हें पकड़ा कैसे? सुभागी ने कहा, कैसे पकड़ा? क्या बताऊं बहन जी, बात यह थी कि मेरे पति और थानेदार से एक बार किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। तब से वह चिढ़ा बैठा था और इसी से आंदोलन के उठते ही उसने मेरे पति को पकड़वा दिया। अब मैं घर पे अकेली थी और मेरा 9 साल का बच्चा ही मेरे साथ था। थानेदार आचरण का अच्छा व्यक्ति नहीं था। उन्हें जेल भेजकर वह मेरे पास आया। कहने लगा, सुभागी, तुम्हारे आदमी को पकड़ ले जाने का मुझे दुख है, पर हमको तो हुक्म की तालीम करनी ही पड़ती है। जैसे ही ऊपर से हुक्म आया वैसा ही हमने किया। पर सुभागी, तुम किसी बात की तकलीफ ना उठाना। रुपये पैसे से मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। जब तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मेरे घर पर आ जाना या किसी से कहलवा भेजना, मैं खुद चला आऊँगा। बहन जी, उसकी इस बात का अर्थ मैं समझती थी। मैंने कहा, अब आबरू ना बेचूंगी। यह किसी समय भी आकर के मेरा अपमान कर सकता है। अपने पास पड़ोस वालों से मैंने सलाह की। सब ने कहा कि मेरा कहना ठीक है, परंतु सब कुछ जानकर भी वे लोग थानेदार के विरुद्ध एक शब्द ना कहेंगे और मेरे कुछ सहायता ना करेंगे, क्योंकि थानेदार किसी को भी संदेह पर ही पकड़कर जेल भेज सकता था। उसे अधिकार है, फिर बिना मतलब कोई क्यों जेल जाएगा? और सबकी राय यही हुई कि मैं गांव छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊं। शाम को थानेदार का एक आदमी मुझे बुलाने आया। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर वह बहुत चिढ़ गया। उसने मुझे धमकी दिलवाई कि यदि मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो मुझे पछताना पड़ेगा। मैं सब बात के लिए तैयार थी, पर आबरू को नहीं बेचना चाहती थी। उसी रात मैं अपने बच्चे को लेकर गांव छोड़कर चली आई और बहन जी सवेरे यहाँ स्टेशन पर उतरने पर ही पकड़ ली गई थी। कुछ पर्चे ना जाने कहाँ से मेरी पोटली में रख दिए गए थे। उनका कहना था कि मैं पर्चों को बांटती फिरती रहती हूँ। मेरा रमम रोने लगा। मैंने कहा,
इसे अकेला कहाँ छोड़ूंगी, इसे भी मेरे साथ ले चलो। पर वह मेरी कब सुनते थे। रोते हुए बच्चे को जबरदस्ती मुझसे अलग करके वह लारी पर बिठाकर मुझे यहाँ ले आए और मुझे बंद कर दिया। तब से 2 महीने हो गए, बच्चे की कोई खबर नहीं है। जब पानी बरसता है, बादल गरजते हैं, तब जी और भी व्याकुल हो उठता है। कहाँ सोया होगा, क्या खाया पिया होगा उसने। मेरा कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है और गांव वाले तो थानेदार के डर से उसे अपनी छाया भी छूने न देंगे। उसके बाद बहन जी, एक दिन दफ्तर में मजिस्ट्रेट ने बुलवाया। वहाँ वही थानेदार भी आया हुआ था। मुझसे कहा गया कि तुम यह कह दो आगे से कोई भी कांग्रेस का काम नहीं करोगी और थानेदार साहब के कहने में रहोगी तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा भी। मैंने कहा मुझे नहीं छूटना है बहन जी। वैसे तो मैं कभी कांग्रेस का काम मैंने किया ही नहीं है, पर यह तो माफ़ी मांगना हो जाता ना, और इससे कांग्रेस की बदनामी ही होती। फिर छूट कर भी तो मैं उसी पिशाच थानेदार के चंगुल में फंस जाती। इसलिए यह कह के कि मुझे नहीं छूटना है, मैं यहाँ चली आई। पर बच्चे की ममता है, रात दिन अंदर एक आग सी लगी रहती है। उसका कहीं से कुछ पता मिल जाता, पर पता कहाँ से मिलेगा। यह तो जेल है ना। वह कहाँ गया होगा और सुभागी का पूरा भरा हुआ हृदय जैसे फूट पड़ने के लिए आतुर हो उठा। वह फिर रो पड़ी। मेरे पास सुभागी को सांत्वना देने के लिए शब्द न थे। उसका दुख कितना तीव्र है, उसकी कहानी कितनी करुण है, उसे क्या कह के मैं समझाऊं। बच्चे के लिए हृदय कितना व्याकुल होता रहता है, यह मैं जानती थी। फिर भला सुभागी को, जिसका बच्चा स्टेशन पर जबरदस्ती उससे अलग कर दिया जाता है, मैं क्या कह के उसे समझाती। यह सोच रही थी कि मेरी बच्ची ने आकर मुझे पुकारा और बिना कहे ही मैं अंदर उठकर चली आई उसके पास। उसी प्रातःकाल 11 बजे मैं टाँके पर नहाने गई। नहाकर कपड़े धो ही रही थी कि तभी सुभागी भी वहां चली आई। वही मुरझाया सा चेहरा और बुझी बुझी सी आंखें। मेरा हृदय सुभागी के दुख से दबा सा जा रहा था। मैं उसकी तरफ देख भी ना सकी कि इतने में ही जमादारी ने लाकर मुझे एक पत्र दिया। पत्र मेरे बच्चों का था और कपड़े धोना भूलकर मैं पत्र पढ़ने लगी। पत्र समाप्त करते करते एक बच्चे ने लिखा था, अम्मा, हम लोग छोटे छोटे हैं ना, तो हमने एक छोटा सा नौकर भी रख लिया है। और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि इस लड़के के माता पिता भी इस आंदोलन में पकड़ लिए गए हैं और जेल का जीवन बिता रहे हैं। इसका पूरा नाम रम्मू है। अच्छा सा लड़का है माँ, और हम लोग उससे नौकरों सा व्यवहार नहीं करते हैं, उसे पढ़ाते लिखाते भी हैं। पिता की गिरफ्तारी के बाद माँ के साथ यह शहर की में नौकरी करने आया था। स्टेशन पर ही उसकी माँ को पकड़ लिया गया। तब से कई जगह नौकरी करने के बाद अब यह हमारे घर आया है और उसे यहाँ बहुत अच्छा भी लगता है। कहता है कि अपने माता पिता के छूटने तक वह हम लोग के पास ही रहेगा। क्या कोई इस तरह की लड़की की माँ तुम्हारी जेल में है? पास ही नहाती हुई सुभागी से मैंने पूछा, तुम्हारे लड़के का नाम क्या है सुभागी? नाम तो उसका रामलाल है, पर रम्मू रम्मू कहकर हम उसे पुकारते हैं, सुभागी ने बतलाया। हर्षाते हुए मेरी आंखें सजल हो गईं। मैंने कहा, सुभागी, अपने बच्चे का समाचार सुन लो और बच्चों की चिट्ठी का वह अंश भी जिसमें उन्होंने अपने छोटे से नौकर के विषय में लिखा था। पढ़कर मैंने सुभागी को सुनाया। सुभागी को जैसे खोया हुआ खजाना मिल गया हो। उसने मेरे पैर छू लिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।